हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज दोस्तों इस वीडियो में आप सबको बताना दोस्तों क्लास 10 साइंस का फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु का। जी फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10 NCERT साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो इस सारे जिस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग पहले चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 को खत्म किए थे, उसी प्रकार से आज भी इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर फ्रेंड्स हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको समझिएगा। तो वीडियो को अंत देखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है, एग्जाम में सारी से आते रहते हैं। ठीक है, देखिए, तो हम लोग इस वीडियो फिर से हम लोग क्या समझेंगे, धातु के बारे में समझेंगे, धातु क्या होते हैं। हम लोग धातु का भौतिक गुणधर्म के बारे में सीखेंगे कि धातु का कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। धातु का रासायनिक गुणधर्म सीखेंगे, धातु किस किस से विक्रिया करता है, तो क्या बनाता है धातु का। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है ना। उसमें सक्रियता श्रेणी को याद कैसे करेंगे, ट्रिकली तत्वों को कैसे रखा जाता है। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, क्लियर करेंगे, साथ साथ लिख के पढ़ेंगे नोट्स बना के, ताकि आपका एक अच्छा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा, आराम से क्लियर करना है। वीडियो आज का बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, धातु। तो आसानी धातु की होता क्या है। धातु ऐसे देखा है तो हर व्यक्ति हर जीवन में हर दिन इसका उपयोग करता रहता है ना। आपका घर का बर्तन हो या आप जो भी चीज़ का यूज करते हैं, आप आसपास का देखते हैं, ब्रिज वगैरह, है ना, पुल, कार, मोटर, सब जगह आपका धातु का यूज होता है ना। ऐसा फ्रेंड्स कहा जाता है कि धातु जो आधुनिक जीवन में, मॉडर्न लाइफ में, इसको बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है ना। और ये भी जानता है आप लोग, जिस कंट्री के पास ज़्यादा धातु वगैरह होते हैं वो कंट्री समृद्ध भी रिच भी होते हैं। तो धातु में लोग बहुत जरूरी है पढ़ना। तो धातु समझते धातु क्या, तो धातु का जो कोई परिभाषा पूछेगा तो धातु क्या है तो क्या बोलिएगा। तो धातु का सिंपल सा परिभाषा देखा जाए तो धातु का परिभाषा होता है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं वो धातु कहलाते हैं। ये सूटेबल परिभाषा है। ऐसे धातु का बहुत सारी परिभाषा हो जाएगा, इसके गुण के आधार पर कि धातु विद्युत के चालक होते हैं, उष्मा के चालक होते हैं, है ना। तो ये सब आपको ठोस होता है, ये सब नहीं। आपको ऐसा भाषा बताना है ना जो इस पर सूटेबल हो, जो इसका अपवाद ना हो। जैसे देखा जाए पीरियोडिक टेबल में तो सबसे ज़्यादा धातु ही पाया जाता है। आपका पूरे तत्व का जो अभी 114 तत्व खोज किए गए हैं उसमें 79% आपका तत्व धातु ही है। और जो तत्व आपका इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन का निर्माण करेगा वही आपका धातु कहलाएगा। तो ये आपका परिभाषा होता है। तो हम लोग परिभाषा को यहाँ पे लिखते हैं और फिर इसका हम लोग एक भौतिक गुणधर्म को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए समझते चलेंगे। ठीक है, देखिए, तो लिखते हैं पहले क्या हम लोग हेडिंग डालेंगे, धातु के बारे में डालेंगे। धातु क्या होता है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं धातुएं कहलाते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं, है ना। आप लोग जितने ब्रिज वगैरह देखेंगे फ्रेंड्स, यदि आप कल्पना करिए फ्रेंड्स, धातु नहीं होता तब क्या होता, यदि धातु नहीं होगा फ्रेंड्स ना, तो आप कल्पना नहीं कर सकते एक दिन भी जीने का, क्योंकि धातु हर जगह यूज होता है। पहले फ्रेंड्स यदि देखा जाए ना, प्राचीन कालों में, तो हम लोग के पास मात्र 3 ही तत्व ज्ञान था। हम मात्र 3 ही धातु को जानते थे, सोना को जानते थे, तांबा को जानते थे, और लोहा का भी ज्ञान हो गया था उस वक्त। लेकिन आजकल देखा जाए तो बहुत सारे धातुओं का खोज हो चुका है, बहुत सारे एक से एक धातु है ना। तो ये हो गया हमारा धातु। अब देखिए कैसे भाई धातु बनता है। देखिए, मान लीजिए फ्रेंड्स कोई तत्व मैं लेता हूँ सोडियम, और सोडियम के पास फ्रेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1। और दोस्तों ये क्या किया ना, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, मैंने माइनस में एक इलेक्ट्रॉन घट गया, तो क्या बन जाएगा ये सोडियम प्लस। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सोडियम के तत्व का ये जो अपना गुण है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनने का, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम धातु बोलेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपका एल्यूमिनियम है, 2 8 3 13 इलेक्ट्रॉन इसमें रखते हैं। मान लीजिए तो ये क्या करेगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे रहा है, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे रहा है, और ये बना रहा है Al3+, जिसमें आपका इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये Al3+ बना, कैसे बना, एल्यूमिनियम से बना, यानी एल्यूमिनियम क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। ये हमारा धातु का क्या हो गया, परिभाषा हो गया। कोई पूछेगा तो बता देना है। ठीक है, आगे आते हैं।
हम लोग हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स धातु के भौतिक गुण। भौतिक का मतलब क्या होता है, जो हम लोग धातु को ना बाहर से देख करके हम लोग बता दें कि काला है, गोरा है, कठोर है, मुलायम है, छोटा है, बड़ा, इसे बता दें। इसको बोलते हैं भौतिक गुण, मतलब बाहर से देखने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं धातु के भौतिक गुण। देखिए मैं हेडिंग में क्या डाल दूंगा, धातु का भौतिक गुण। अभी हेडिंग डाल दीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और आप लोग हेडिंग डालते चलिए धातु का भौतिक गुण। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपका एक नोट्स बन जाएगा, जो नोट्स आपको एग्जाम टाइम आपको बहुत काम करेगा। आपको फिर दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं ना, वीडियो देख लेते हैं ऐसे ही, बाद में नोट्स नहीं बनता है, फिर इधर खोजते चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, अभी पढ़ते चलिए, साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। तो चलिए लिखते हैं धातु के भौतिक गुण। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, धातु का भौतिक गुण को देखते क्या कहता है। तो भौतिक मतलब क्या होता है कि भौतिक मतलब जो बाहरी से हम लोग देख के पता लगा लें कि छोटा है, बड़ा है, लंबा है, गोरा है, काला है, ये चीज भौतिक कहलाता है। तो देखिए मतलब बाहर से देखते हैं तो धातु कैसा होता है, ठोस होता है। आप लोग देखिए एल्युमिनियम वगैरह देखे होंगे, है ना, कुछ तांबा वगैरह देखो तो उसमें क्या ठोस रहता है, सॉलिड रहता है, उसका कुछ वजन रहता है। तो धातुएं क्या होता है, आपको सभी धातुएं ठोस होती है, याद कीजिए। जितना भी आपका धातु है सारा का ठोस होता है, बस एक को छोड़ के, क्योंकि अपवाद सब जगह होता है, हर जगह दुनिया में अपवाद से भरा पड़ा है। तो अपवाद में क्या आता है आपका, मरकरी। मरकरी जो है ना वो क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। Hg क्या होता है आपका, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा आपका, अपवाद में क्या, मरकरी बोलते हैं इसको, Hg है ना। मरकरी क्या आपका, ये अपवाद में आता है। Hg क्या आपका अपवाद में आता है ना। मरकरी या पारा बोल सकते हैं। पारा सब क्या, ये आपका द्रव नहीं, द्रव अवस्था में रहता है, ठोस नहीं रहता है। अगला है सेकेंड नंबर, धातु में एक ही प्रकार की चमक होती है। देखिए धातु में तो देखा जाए तो एक चमक होता है, एक प्रकार का चमक होता है। आप सोना वगैरह देखिए ना, चमकते रहेगा, है ना। एल्युमिनियम देखिए, आप पूरा पॉलिश करते तो एल्युमिनियम चमकते रहेगा, है ना। आपका घर में जो बर्तन वगैरह होगा तो सब धातु का बना रहता है, तो चमकते रहता है। सोना है, हीरा है, ये सब चमकते रहता है। तो ये सब के इसमें चमक होती है, लेकिन अधातु में नहीं होता है। तो मैं अधातु पे भी आऊँगा। आइए हम लोग पूरा धातु को सीख लेते हैं, भौतिक रासायनिक, ठीक है। फिर हम लोग अधातु को भी सीख लेंगे। तो धातु में क्या होता है, एक चमक होता है, इसी क्या ठोस होता है। थर्ड नंबर क्या, धातु सामान्यतः ठोस होता है। देखिए जितना भी फ्रेंड्स आपका धातु है वो ठोस होता है, ठीक है, सामान्यतः। अब इसमें एक छोड़ देता है, तो एक क्या आता है आपका, इसमें एक है ना, एक फ्रेंड्स अपवाद में आपका था। अपवाद में क्या आता है आपका, देखिए आपका ये तो मरकरी तो हो ही गया दोस्तों। आपका साथ साथ एक और होता है फ्रेंड्स आपका सोडियम और जो पोटासियम जो है ना, ये आपका ना धातु है, ये भी आपका ठोस नहीं होते हैं, है ना। ये भी आपका कुछ मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है। सोडियम पोटासियम इतना मुलायम होता है दोस्तों कि हम लोग सोडियम पोटासियम को चाकू से आप काट सकते हैं, समझ जाइए, इतना मुलायम होता है। तो इसलिए अपवाद हो गया। चौथा नंबर, धातु आघात वर्धे होता है। आघात वर्धे का मतलब क्या होता है, जरा समझ लीजिए। तो देखिए आघात का मतलब किसी को आघात पहुंचाना। तो आघात वर्ध का मतलब होता है कि किसी को आप पीट करके चादरा बना देना। इतना उसको पीटिए ना एकदम पतला चादर बन जाए, चादर। तो आघात वर्ध का मतलब यही होता है कि पीट कर उसे पतला चादर में परिवर्तित कर देना। और ये गुण किसमें पाया जाता है, धातु में पाया जाता है। अब धातु को पीट कर पतला चादर बना सकते हैं, लेकिन अधातु को नहीं। आप लोग देखे होंगे कहीं लोहार वगैरह के पास गए होंगे ना, तो क्या करता है ना, एक मोटा रड रहेगा ना, उसको पीट एकदम पतला बना देगा, एक चाकू के रूप में बना देगा। तो वो धातु में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा फ्रेंड्स धातु में यदि किसी में पाया जाता है आघात वर्धनीयता, तो वो है सोना में और चांदी में, इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो मैं इसका क्या डालूंगा, सबसे ज्यादा एयू है सोना, और एजी में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता पाया जाता है, याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है। अगला 5वां नंबर, धातुएं तन्य होते हैं। तन्य का मतलब क्या होता है भाई, तन्य का मतलब होता है फ्रेंड्स उसको आप खींच कर, उसको तीर कर पतला तार बना दे, उसको बोलते हैं तन्यता, तन्यता का गुण। तो धातु में क्या तन्यता गुण, आप लोग देखे होंगे एल्युमिनियम वगैरह का तार आपको घर में आता होगा, कॉपर का तार आता होगा, तो वो सब क्या रहता है, वो सब धातु को तीर रहता है, उसको तीर कर पतला बना दिया जाता है, तभी तो हम लोग उसको तार के रूप में यूज करते हैं ना। तो धातु में ये गुण पाया जाता है आपको। और सबसे ज्यादा धातु में किस में होता है, सोना में। सोना में सबसे ज्यादा धातु तन्यता गुण होता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि 1 मिलीग्राम सोना को, सुनिए जरा, 1 मिलीग्राम सोना को 200 मीटर खींच कर तार बनाया जा सकता है ना।
ये अमेजिंग फैक्ट है सोना के बारे में। तो सोना में क्या होता है, सबसे ज़्यादा तन्यता गुण पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मिलीग्राम को 200 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। किसके लिए ये है आपका, ये सोना के लिए, सोना में ये गुण लगता है सोना को। ये तन्यता गुण, तन्यता गुण क्या था, तो क्या बोलेंगे, किसी धातु को खींचकर पतले तार के रूप में बनाने की गुण तन्यता कहलाता है। अगला है 6ठा नंबर आपका भौतिक गुण, धात्विक उष्मा का क्या होता है, आपका सुचालक होता है। देखिए धातु जो होता है ना, उष्मा क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन दोस्तों आपका जो पारा है ना, मरकरी जो है ना, मरकरी ये आपका ना कुचालक होता है। तो ये आपका अपवाद में आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपवाद में मरकरी। अपवाद में आपका Hg हो जाएगा, मरकरी, है ना। अगला फिर हमारा 7वां नंबर, धात्विक विद्युत के सुचालक होते हैं। आपका मरकरी क्या आपका कुचालक हो गया। देखिए उष्मा का मतलब क्या होता है ना, उष्मा का मतलब क्या होता है, उससे उष्मा जा सकता है, मतलब उससे हीट फ्लो हो सकता है। लेकिन विद्युत का मतलब होता है उससे विद्युत करंट फ्लो हो सकता है। तो जो आप धातु ले लीजिए, आप देखे होंगे कभी कभी धातु को जब कभी खाना वगैरह बनाए होंगे या बनता होगा तो गलती से आप क्या करते, छू लेते होंगे बर्तन को, तो आपका हाथ जल जाता है। क्यों जलता है, क्योंकि वो धातु का बर्तन रहता है और धातु उष्मा का सुचालक होता है। मतलब उष्मा जो है ना ऑब्जर्व करता है ना, गैस से, फ्यूल से। तो यानी उष्मा ऑब्जर्व कर रहा है, उष्मा को भेज रहा है, तो उष्मा का सुचालक कहलाएगा। अब विद्युत का कुचालक मतलब आप कभी गलती से धरिएगा नहीं, कभी से कोई धर लेता है वगैरह करंट को, तार को धर लेता है, वायर को, तो उसको लाइन मार देता है, झटका मार देता है। क्यों मारता है, क्योंकि जो पकड़ा तार ना, तार से करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो होना, तार धातु का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, धातु विद्युत का और उष्मा का सुचालक होता है। और सबसे ज़्यादा सुचालक होता है तो चांदी होता है, याद कर लीजिएगा। चांदी की सुचालकता, कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना। उसके बाद है तो कॉपर का होता है, उसके बाद है तो एल्युमिनियम का होता है। और इसीलिए फिर हम लोग ना कॉपर का तार का यूज घर में करते हैं, एल्युमिनियम करते हैं। ऐसे बोल सकते सर चांदी क्यों नहीं करते हैं, चांदी ज़्यादा चलकता है इसका, लेकिन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि चांदी बहुत महंगा पड़ता है, तो हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते, उतना हम लोग एफोर्डेबल नहीं होता, ठीक है। तो एफोर्डेबल क्या होता है, मतलब एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, इसलिए हम लोग जनरली इसको यूज करते रहते हैं। तो विद्युत का सुचालक होता है। सबसे ज़्यादा कौन होता है आपका, ज्यादा में क्या होता है, मैं लिखता हूँ ज्यादा बट ब्रैकेट में एजी का मतलब चांदी सबसे ज्यादा होता है। 8वां नंबर, धात्विक ध्वनिक होता है। ध्वनि का मतलब क्या होता है, देखिए ध्वनि का मतलब होता है ना, जब उसको पीटिएगा ना, जब उसको चोट पहुंचाइएगा ना, तो उसमें से साउंड उत्पन्न होगा, उसको बोलते हैं ध्वनिक। तो धात्विक ध्वनिक होते हैं, है ना। तो धातु ध्वनि का मतलब उससे साउंड उत्पन्न होगा। आप धातु को पीटिएगा ना, ये कभी कभी साउंड उत्पन्न होगा, तो ये आपका क्या ध्वनिक होते हैं। तो आपसे को पूछा सर ध्वनि का गुण किसे पाया जाता है, तो क्या बताइएगा, धातु पाया जाता है। अगला है 9वां नंबर, धातु का घनत्व उच्च होता है। ये सही बात है, धातु का घनत्व उच्च होता है। अपवाद में क्या है आपका सोडियम और पोटासियम को छोड़कर दोस्तों सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है। 10वां नंबर क्या गुण कहता है, धातु का गलनांक उच्च होता है। गलनांक का मतलब क्या होता है, देखिए गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातु का ना गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, हाई होता है। गलनांक का मतलब वह बिंदु, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलने लगता है, पिघलने लगता है। तो धातु का गलनांक, धातु जनरली ना आपको आसानी से नहीं पिघल जाएगा, उसके लिए आपको बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए, इसलिए धातु गलनांक कुछ होता है। देखिए धातु गलाया जाता है, अब मोल्डिंग वगैरह कास्टिंग हम लोग करते हैं ना, आपको पढ़ना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लोग धातु को करते हैं तब गलने लगता है ना। तो इसका बहुत हाई होता है। अब गलनांक क्वथनांक का मतलब उबलना, तो अब हाई ज़्यादा होगा, इसका भी ज़्यादा होता है। और दोस्तों दो है धातु उसको छोड़ करके, उसका बाद में, क्योंकि बाद में सब जगह आपको मिलेगा दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिएगा। गैलियम और सीजियम, ये दोस्तों अपवाद में, गैलियम और सीजियम का ना गलनांक बहुत ही कम होता है। ऐसा कहा जाता है ना दोस्तों कि आप गैलियम को हाथ पे लीजिएगा ना तो हाथ पे बिल आ जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि इतना उसका गलनांक होता है, मतलब इतना कम होता है उसका गलनांक। ऐसा धातु का तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपका धातु का भौतिक गुणधर्म था, क्योंकि ये आपको नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ना आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, पूछ जाता है कि धातु का भौतिक गुणधर्म को लिखो, तो 5 नंबर में 3 नंबर में आते रहते हैं, और MCQ सवाल आपको यहाँ से भी बन सकते हैं, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे भी जस्ट मैं धातु के रासायनिक गुणधर्म को बताता हूँ
क्या था। तो धातु का रासायनिक गुणधर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा क्योंकि इसमें हम लोग रिएक्शन को पढ़ेंगे कि धातु कैसे क्रिया करता है। धातु वायु से करे तो क्या बनाएगा, धातु जल से करेगा तो क्या बनाएगा, धातु अम्ल से करे तो क्या बनाएगा। तो पहले भौतिक गुण हम लोग का खत्म हो गया, हम लोग रासायनिक गुण को देखते हैं, ठीक है। तो नोट करिए इसको। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। देखिए धातु का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, मतलब धातु कैसे अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये मतलब हुआ आपका। और दोस्तों आपको धातु पहचाना नहीं आता तो मैंने चैनल वीडियो डाल दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ही ट्रिकली वीडियो है, उससे आप कुछ सेकंड में पहचान सकते हैं कि वो धातु है या अधातु, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप लोग। तो रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो धातु फिर सबसे पहले क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। आप लोग देखते हो कहीं कहीं खूली वगैरह कोई धातु को छोड़ देता है, जंग लग जाता है, तो सब कैसे लगता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जल से क्रिया करता है, वाष्प से भी क्रिया करता है। तो ये हम लोग सीखेंगे रासायनिक गुणधर्म में। तो धातु मान लीजिए तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए सबसे पहले हमें ए पॉइंट में क्या डालेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया, है ना। तो धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है ये देख लेते हैं। तो भाई जब धातु में क्रिया करेगा ऑक्सीजन से फिर तो क्या बनाएगा आपका, देखिए मान लीजिए मैं सोडियम ले लेता हूँ, कोई धातु है ना सोडियम, और ये ऑक्सीजन है O2 है। अब क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। यानी कि जब धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करते हैं तो वो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। किसका, धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। एज पर यहाँ पर मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या आपका कैल्शियम मान लीजिए और O2 है, तो ये आपका क्या बना देगा, CaO बना देगा। बैलेंस करना आपको आता होगा, कर लीजिएगा ना, है ना, कि मैं कर दूँ, कोई बड़ा बात है नहीं। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा, हो जाएगा आपका। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या बना, जब कैल्शियम वायु यानी O2 से क्रिया किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। और फिर से जो ऑक्साइड बनते हैं ना धातु के ऑक्साइड, वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्षारीय का मतलब भस्मीय होते हैं। तो ये सब का क्या आपका भस्मीय होगा, ये सब का क्या होगा, ये सब क्षारीय आपका होगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि रासायनिक गुणधर्म में लिखो तो क्या लिखेंगे, धातु को ऑक्सीजन से क्रिया सबसे पहला डालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें क्या लिखूंगा, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब वह क्या बनाता है, तब वह, देखिए तो आप सब लिखते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना तो आपको भी लिखना पड़ेगा। तब वह धातु के, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ देखने से नहीं होगा। धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है, क्या करता है, धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है। और एग्जाम में कई सवाल ये भी रहते हैं कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं। तो मैंने क्या बताया, क्षारीय बताया। और यहाँ ये भी लिख सकते हैं जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ये आपका रासायनिक गुणधर्म हो गया, जिसकी प्रकृति आपका क्षारीय होती है। ये क्या होगा आपका, ऑक्सीजन से क्रिया हो गया। अब आगे क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लिए। हम सब जानते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन भी होते हैं, वाटर भी होते हैं। तो मान लीजिए धातु भाप से भी क्रिया कर लेगा, मान लीजिए जल से भी क्रिया कर लेगा, तो वहां भी गुण उसका बन जाएगा रासायनिक गुणधर्म। तो हम लोग सेकेंड नंबर डाल देते हैं पॉइंट, जल से क्रिया। अब दोस्तों जल 2 तरह का 3 तरह का होता है धातुओं के लिए। कैसा कैसा, एक गर्म जल होता है, एक ठंडा जल होता है, एक भाप होता है। भाप का मतलब वेपर, है ना। तो देखिए बहुत सारे धातु जो है ना फ्रेंड्स, आपका जल से क्रिया नहीं करेगा। जैसे सोना, चांदी, ये सब का अभिक्रिया, प्लैटिनम, ये सब का अभिक्रिया करता ही नहीं है जल से, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। वाटर रहे, वायु रहे, कुछ नहीं, उससे मतलब नहीं, वो आपका एकदम यूनिवर्सल है ना। तो वो अभिक्रिया करता ही नहीं जल से। और कुछ कुछ धातु जो है ना, आपको गर्म से क्रिया करेंगे, ठंडा से नहीं करेंगे। कुछ क्या आपको ठंडा से करेंगे, गर्म से नहीं करेंगे। जैसे आपका सोडियम है दोस्तों, पोटासियम है, आपका कैल्शियम है, ये सब पता क्या करता है, ये सब ठंडा जल से क्रिया करता है, गर्म से नहीं करता है। वही मैग्नीशियम को देखा जाए, जिंक को देखा जाए, लोहा को देखा जाए, तो वो सब पता क्या करता है, वो सब आपका भाप से भी क्रिया करता है, ठंडा जल से नहीं करता है, गर्म जल से नहीं करता है। तो सबका अपना अपना गुण है, हमने भाई गुण को तो जानना है ना, तो जान लेते हैं। तो जल से क्रिया में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ पहले, तो आप समझ लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठंडा जल, ठीक है, ताकि आप समझ लीजिएगा कि अभिक्रिया कौन कौन ठंडा जल से करता है।
ठंडा जल से। मैं क्या बोला अभी क्या बोला, हाँ। और दोस्तों जब जल से भी क्रिया करेगा ना धातु में, तो हाइड्रोजन का निर्माण करेगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। जैसे सोडियम है, करता है ठंडा जल से क्रिया, तो Na+H2O इस जल का सूत्र होता है। क्या बनाएगा बताइए तो, NaOH बनाएगा, है ना। प्लस में क्या बनाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे NaO बनाएगा ना, NaO बनाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या बनाएगा आपका, NaOH बनाएगा, ठीक है, जो कि आपका भस्म है। और यहाँ क्या बनेगा आपका, H2 बनाएगा, H2 गैस बाहर निकल जाएगा। जैसे पोटासियम में क्रिया करता है ठंडा जल से, तो पोटासियम क्रिया करेगा जल से H2O से, क्या बनाएगा KOH, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देगा। और भी देख सकते हैं आपका कैल्शियम भी आपका भी क्रिया करता है ठंडा जल से, ये क्या करेगा आपका CaOH का होल 2 बनाएगा, और साथ साथ आपका H2 गैस जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो ये ठंडा जल से भी क्रिया कर रहा है ना, धातु में। तो आप देख रहे हैं कि हर केस में धातु क्या कर रहा है ना, कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है, और साथ साथ धातु के हाइड्रोक्साइड Na का OH है ना, तो धातु के हाइड्रोक्साइड देखिए सब में आपका OH है, इसका भी निर्माण कर रहा है। तो हम भी इसका गुण लिख सकते हैं कि धातुएं जल से क्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड तथा जल हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, इसका रासायनिक गुण हो जाएगा। ये तो ठंडा जल से हुआ। गर्म भाप से देख लेते हैं, भाप यानी कि वेपर से। तो आपका कौन कौन करता है, आपका जिंक करता है, आपका लोहा करता है, और आपका मैग्नीशियम करता है। इसे H2 से भी क्रिया करेगा, ये क्या बनाएगा दोस्तों, ये आपका ऑक्साइड बनाता है, याद कर लीजिएगा, और H2 बाहर निकल जाएगा। यदि लोहा भी क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा आपका Fe3O4 और H2 गैस का निर्माण करेगा। यदि MgF क्रिया करेगा H2O से, तो ये क्या बनाएगा आपका MgO बनाएगा, और साथ साथ आपका H2 का निर्माण करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका भाप से क्रिया। तो आप देख सकते हैं कि हर केस में धातु जब जल से क्रिया कर रहा है तो आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो हम लोग इसका गुण लिख सकते हैं, है ना। और लिख देते इसको हम लोग, ताकि आप नोट कर लीजिएगा। क्या क्या लिखूंगा मैं, सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर H2 गैस तथा धातु के ऑक्साइड एवं ऑक्साइड या कर देंगे ना, क्योंकि कोई ऑक्साइड बना रहा है, कोई हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, है ना। अपवाद में क्या लिख दूंगा, अपवाद मतलब क्या होता है, जो विक्रिया ना करे जल से। कौन नहीं करता है, आपका सोना नहीं करता है, चांदी नहीं करता है, और प्लेटिनम नहीं करता। और इसी कारण से दोस्तों हम लोग सोना चांदी को ना आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं, क्योंकि आभूषण इसलिए करते हैं क्योंकि जल से क्रिया नहीं करता, तो हम लोग के लिए फायदेमंद है, इसका चमक वगैरह भी बना रहेगा हमेशा, इसलिए इसका आभूषण बनाने में ज्वेलरी वगैरह में यूज करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ताकि मैं आगे किसका रासायनिक गुण अम्ल से क्रिया कराता हूँ इसको, है ना, लवण से कराता हूँ। तो सुनो रहे फिर आप लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, C नंबर को देख लेते हैं भाई, ठीक है, क्या कहता है। देखिए दोस्तों, अब धातु का हो गया जल से क्रिया, अब फिर क्या करते हैं ना, धातु को अम्ल से क्रिया कराते हैं। अम्ल, अम्ल समझते हैं ना, इसके पहले आप लोग पढ़े अम्ल, यदि नहीं पढ़े भाई तो आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं उस चैप्टर को ना फिनिश कर दिया हूँ, चैप्टर 1 2 दोनों का कर दिया हूँ। तो आप वीडियो को देख लीजिए, अम्ल क्षार लवण का भी, धातु के अम्ल से अभिक्रिया। देखिए अम्ल से क्रिया कराता हूँ, देखिए धातु मान लीजिए कोई अम्ल है, अम्ल से, तो दोस्तों यहाँ भी क्या करेगा ना, आपको वही केस है, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा धातु। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ सोडियम जो धातु है, इसको अभिक्रिया कराता हूँ HCl। HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बनाएगा, NaCl बना देगा, प्लस में आपका H2 जो गैस है इसका निर्माण कर देगा। और जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपका, क्या मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपका, जैसे Zn ले लीजिए, प्लस में आपका HCl है, तो ZnCl2 प्लस आपका H2, है ना। पोटासियम को ले लीजिए HCl, यहाँ बन जाएगा KCl H2। और दोस्तों एक चीज़ आप देखे होंगे, कई वगैरह गर्मियों के दिन में आप
एक क्या होता है, आपको जलजीरा वगैरह पिए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि जैसे खट्टा पदार्थ के ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता है कि इसको केवल तांबे के बर्तन में ना पिए, क्योंकि वहाँ में फ्रेंड्स क्या होता है ना, वो जो खट्टा पदार्थ होता है वो अम्ल होता है, और अम्ल धातु से क्रिया करके कोई विषाक्त पदार्थ बना भी सकता है, जो कि हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक होता है। या दही वगैरह जो होता है ना, उसको हम लोग क्या धातु के बर्तन में नहीं पीना चाहिए, तांबा वगैरह इसमें, खासकर तांबा वगैरह में, क्योंकि वहाँ भी वो कुछ रिएक्शन कर सकता है, तो कुछ खराब पदार्थ बना सकता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक होता है ना। क्योंकि देखिए ना आप लोग कि धातु है और ये अम्ल क्रिया करके बना रहा है, ये चीज़ तो खतरनाक हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि धातु अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ये NaCl सब क्या लवण है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए तो कुछ नहीं है, जैसे आपका कॉपर जो है ना, कॉपर अभिक्रिया नहीं करता है, यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं करेगा ये। तो सभी धातुएं क्या बोल देंगे हम लोग, सभी धातुएं क्या बोल देंगे हम लोग, अम्ल से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाएंगे, लवण तथा H2 गैस H2 गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ में भी सवाल आता रहता है, इसी का एक एप्लीकेशन है, बोला जाता है यहाँ में कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, ये पूछा था एग्जाम सवाल है, क्यों पूछा था। तो क्यों यहाँ पे समझ सकते रिएक्शन है, क्योंकि धातु है, अम्ल से क्रिया का अम्ल खट्टा होता है, तो जो भी खट्टा पदार्थ हो उसको हम धातु के बर्तन में नहीं रखेंगे, क्योंकि रखेंगे तो खराब पदार्थ का भी निर्माण कर सकता है ना। तो ये हमारा हो गया सी नंबर आपका रासायनिक गुण। अब डी नंबर क्या आ जाएगा, हम धातु को लवण से क्रिया कराते हैं। लवण का मतलब क्या होता है ना, मैंने बताया था ना पिछले वाले वीडियो में, अम्ल भस्म लवण में, लवण के बारे में, तो यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो धातुओं की ये सारा आपका रासायनिक गुण जो 5 नंबर वाले एग्जाम में आते रहते हैं, आपको बोल देगा कि धातु का रासायनिक गुणधर्म को वर्णन करो या लिखो। अब लवण से क्रिया कैसे कराएंगे, देखिए मान लीजिए तो मैं यहाँ पे क्रिया कराता हूँ कोई धातु से, ठीक है, जैसे मान लीजिए Zn है, ठीक है, Zn है और प्लस में आपका CuSO4 है। अब क्रिया करेगा है ना, तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका, देखिए Zn है दोस्तों धातु है, CuSO4 क्या लवण है, तो क्रिया तो क्या करेगा ना, इस Cu को क्या करेगा, हटा देगा जिसकी जगह से, और इसकी जगह पे खुद चलाएगा Zn, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, अब प्लस में Cu बन जाएगा, जो कि हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या नहीं होता था, धातु क्या करता था, किसी अलग अन्य यौगिकों के धातु को अलग कर देता था, उसको विलयन से विस्थापित कर देता था। अब मान लीजिए Fe रहेगा प्लस में CuSO4 रहेगा, तो यहाँ भी क्या करेगा, Fe चलाएगा Cu की जगह पे, तो बन जाएगा FeSO4 और प्लस में Cu बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आपका धातु Zn और लोहा जो है वो क्या कर रहा है, लवण से क्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है, उसके अलग कर रहा है ना, उसकी विलयन जैसा एक विलयन बना रहा है उसके साथ घुल के, तो हम लोग क्या बोलेंगे, धातु के लवण से क्रिया में क्या बोलेंगे, या उस लवण के धातु को उसके विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है, विस्थापित कर देता है, और क्या बनाता है कि अन्य धातु बनाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका धातु का क्या हो गया, आपका डी नंबर रासायनिक गुणधर्म हो गया, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। तो यहां से क्या होगा, पूरा जो टोटली देखा जाए तो धातु का आपका रासायनिक गुणधर्म हो गया। एक और गुणधर्म है ई नंबर। ई नंबर में क्या होता है ना, आपका धातु क्या होता है ना, अधातु से तो बना ही लिया है, धातु हाँ सॉरी, धातु क्या करेगा ना, अधातु से क्रिया करेगा, मतलब वहां पे धातु ना आपका मेटल रहेंगे, आपका नॉन मेटल रहेंगे, तो वहां पे फिर क्या होता है ना, आपका वहां पे आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, वहां पे वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण होता है, जो कि वो आयनिक बंधन के कारण बनता है। तो मैं आगे चर्चा करूंगा उस चीज को,
उसके लिए क्या पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना पड़ेगा, उसको आपको पहले आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके बाद आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग पहले धीरे धीरे करके उस वहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए ताकि मैं सक्रियता श्रेणी को बताता हूँ अभी। चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करते हैं। क्या कहता है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रेंड्स क्या है, सक्रियता श्रेणी। तो समझिए सक्रियता श्रेणी आखिर होता क्या है ना, नाम में छिपा हुआ इसका परिभाषा। सक्रियता का मतलब पता क्या होता है, एक्टिव, मतलब कौन कौन धातु ना ज्यादा एक्टिव होता है ना। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, एक हम लोग लिस्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता के कैसे क्रम में, घटते क्रम में, है ना। धातुओं की क्रियाशीलता के हम लोग घटते क्रम में क्या बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, एक श्रेणी बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। डिफरेंस क्लियर। अब इसको याद कैसे करना चाहिए, बहुत अच्छा समस्या आता है। ऐसे मैं एक पार्टिकुलर वीडियो भी डाल दिया यूट्यूब पे, बट मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, तो यहाँ भी मुझे ट्रिक को बताना लाजमी है, फर्ज बनता है। तो ट्रिक क्या कहता है भाई, इसको याद कैसे करेंगे, पूरा सीरीज को 15-16 तत्वों को एकदम सीरीज भाई। ट्रिक क्या है, कण का मांगे आलू जैसा फल पर है तो सिंगल। मन कोई कण का व्यक्ति होगा, ठीक है, वो आलू मांग रहा है लेकिन आलू ही सिंगल ही है, तो मिलेगा तो कोई एक ही को मिलेगा, है ना। चीज एक है, अनार एक है, बीमार 100 गए, गलत चीज ना। तो आप एक कण का मांगे आलू जैसा फल पर है तो सिंगल। भाई आलू को भी फल बोलते हैं, हंसी का मत कि आलू फल होता है, आलू फल होता है। अब देखिए कनका का मतलब क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिखाता हूँ आपको, पहले मैं परिभाषा लिखा देता हूँ आपको सक्रियता श्रेणी। क्या लिखूंगा, वैसा, परिभाषा में क्या लिखूंगा, वैसा श्रेणी जिसमें धातुओं को उसके घटते हुए क्रियाशीलता के क्रम में सजाया जाता है, क्रियाशीलता के क्रम में सजाया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों क्या है, कनका का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए कनका के कन है ना, कन है ना, देखिए कनका का मतलब क्या जाएगा, CA देखिए कैसे क्या हो जाएगा, न से आपका Na हो जाएगा, और का मतलब C हो जाएगा, मांगे से आपका Mg हो जाएगा, अब आलू से आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, जैसा से क्या हो जाएगा Zn हो जाएगा, जैसा मतलब जस्ता जिंक हो जाएगा, फल यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका लोहा हो जाएगा, पर से आपका पारा हो जाएगा, जिसको Pb से डिनोट करते हैं, है से आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यानी कि तांबा यानी कि आपका कॉपर हो जाएगा। सिंगल का मतलब क्या, सी से क्या होता है सिल्वर, तो सिल्वर क्या हो जाएगा Ag हो जाएगा। गल समझ रहे हैं, गल मतलब गोल्ड होता है, गोल्ड यानी कि सोना, तो सोना को यही हो जाएगा। तो आपका सीरीज बन गया। तो मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ सक्रियता श्रेणी। क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, पोटासियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम हो गया, मांगे आलू जैसा फल पर है तो सिंगल, ये सारा फिर से आपका क्या है, क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्रियाशीलता का ये घटता क्रम। तो इस ट्रिक से फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, इस सक्रियता श्रेणी को याद कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, कम समय में। तो ये आपका ट्रिक था। तो ओवरऑल मैं जो चैप्टर में आपको बोला था पढ़ाने के लिए वो मैं पढ़ा दिया हूँ, और जो कुछ बचा उसका टेंशन मत लीजिए, मैं सारा वो कवर अप करूँगा लेक्चर बाई लेक्चर, इसका टेंशन मत ले। मैं छोटा इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चों को ना याद होते चला जाए, है ना। ऐसा नहीं मैं एक वीडियो पूरा खत्म कर दिया, आपको याद ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खा के याद नहीं हुआ, वो सब गलत बात है आपको। तो इसलिए पूरा पढ़ के आराम से समझेंगे, ठीक है, हड़बड़ी नहीं, आराम से सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में जितने भी सारे बताएं आपको चीज़ों को, आप उसको नोट कर लिए होंगे, तो आप पढ़ते रहिए, इसको रिवीजन करते रहिएगा। तो इसको आप नोट कर लिए।
तो आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही लगातार वीडियोज़ ला रहा हूँ। अभी हमारे चैनल पर क्लास 10th 11th 12th की तैयारियाँ भी कराई जा रही है, सिलेबस को भी खत्म किया जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। और फ्रेंड्स बगल में जो बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने नए नए वीडियोज़ आएंगे चैप्टर का आप उससे अप टू डेट रहेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन भले जाएगा, ठीक है, इसलिए जुड़े रहें। और फ्रेंड्स यदि हमको कोई भी आपको और भी चैप्टर देखना, पहले वाला देखना नहीं देखा अभी तक, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बना दिया गया है, या इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका डाला गया उस चैप्टर का लिंक, तो उस चैप्टर को आप देख सकते हैं, प्रीवियस वाले चैप्टर को, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहे हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।